ज्यादा छोटी झोपड़ी में खुशियां। माँ, उधर देखो ना, वहाँ 10 रुपए की चाउमीन मिल रही है। 10 रुपए की चाउमीन दिला दो उसे। 10 रुपए की चाउमीन में मैं और रिंकी हम दोनों खा लेंगे। बेटा, आज नहीं, आज पैसे नहीं है, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें जल्द ही चाउमीन खिलाऊंगी। प्रिया गरीबी के चलते अपने बच्चों को 10 रुपए की चाउमीन नहीं खिला पाती और अपने बच्चों के साथ वो अपने घर आ जाती है। तो वहीं काजल बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर घर आती है। उसके हाथों में शॉपिंग के इतने सारे बैग्स लेकर आते देख उसकी सास शोभा, जो सोफे पर बैठी हुई थी, वो अपनी बहू से कहती है, बहू, अभी पिछले हफ्ते ही तो तू अपनी इतनी सारी शॉपिंग करके आई थी, फिर तुझे और सामान खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई थी? माँ जी, परसों मेरे दोस्त की किटी पार्टी है, तो मैंने सोचा कि कुछ सामान खरीद लेती हूँ। वैसे भी सब अच्छा अच्छा पहन कर आएंगे, फिर मैं क्यों पुराने कपड़े पहन कर जाऊँ? हाँ हाँ बहू, जितनी शॉपिंग करनी है कर, जितना पैसा खर्च करना है कर। वैसे भी तूने कौन सा इस घर को औलाद दी है जो इस घर का वंश आगे बढ़ पाएगा? इससे तो अच्छा है कि हम आज ही जीकर ये सारा पैसा खत्म कर दे, लेकिन ये पैसा कल के लिए रखने का कोई फायदा भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद काजल, जो बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी और वो उस शॉपिंग से बहुत खुश थी, लेकिन जब वो अपनी सास की बात सुनती है तो उसकी सारी खुशी एक ही पल में चकनाचूर हो जाती है और वो अपने कमरे में जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? हमारे पास दुनिया भर की सारी दौलत है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही सुख नहीं है हमारी जिंदगी में। अगर भगवान हमें वो भी दे देता तो उनका क्या बिगड़ जाता? अगर मेरे पास औलाद होती तो आज मुझे माँ जी से यूं इस तरह से ताने सुनने को नहीं मिलते। जहाँ काजल और शोभा की जिंदगी में बहुत पैसा था, जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी, तो वहीं उनके घर से कुछ दूरी पर एक और घर था जहाँ पर प्रिया चूल्हे पर खाना बना रही होती है और खुद से कहती है, अभी तो मैंने उबले हुए चावल बनाकर तैयार कर दिए हैं, जिसमें से मैं अपने दोनों बच्चों का पेट भर दूंगी और माँ जी को भी यही चावल खिला दूंगी। मैं तो भूखी रहकर भी अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन अगर शाम के समय राजीव जी की कमाई नहीं हुई तो भगवान करे इनकी कमाई हो जाए, जिससे घर में राशन आ जाए। प्रिया उबले हुए चावल लेकर अब अपने दोनों बच्चों राहुल और रिंकी के पास जाती है और उन्हें वो चावल कटोरी में भरकर दे देती है। बच्चों, ये खाना खा लो, तुम लोगों को भूख लगी है ना? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें बहुत जोर से भूख लगी थी। अच्छा हुआ जो आप खाना लेकर आ गए। हाँ हाँ, अब बातें मत बनाओ और चुपचाप खाना खा लो। माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे अब खाना खाने बैठ जाते हैं। तो वहीं प्रिया बचे हुए चावल लेकर अपनी सास संध्या के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मैंने चावल उबाल दिए हैं, आप ये खा लीजिए। उम्मीद है कि रात के समय राजीव कुछ पैसे लेकर आ जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। बहू, तूने कुछ खाया या नहीं? हम लोगों के बारे में तू कितना सोचती है, कभी अपने बारे में भी सोचना। अरे, तू तो अपने बारे में सोचना ही भूल जाती है। 4 बच्चे थे मेरे, लेकिन उनमें से बस 2 ही मेरे पास है। बेचारा राजीव भी सारा दिन मेहनत करता है, लेकिन इसका नसीब है कि इसका साथ ही नहीं देता। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस गरीबी में भी मुझे तुझ जैसी अनमोल बहू मिली। माँ जी, आप इतना मत सोचो, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचेंगी तो आपको चिंता की वजह से तकलीफ होंगी, इसलिए आप ये खाना खा लीजिए। जहाँ प्रिया किसी भी तरह सुख दुख में अपने परिवार वालों के साथ शांति से अपना जीवन बिता रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ काजल थी, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसकी जिंदगी में खुशियों की कमी थी। एक दिन जब प्रिया के दोनों बच्चे राहुल और रिंकी अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं कि तभी उनकी गेंद लुढ़कते हुए काजल के घर में पहुंच जाती है और वो जाकर सीधा चाय पी रही शोभा के कप को तोड़ देती है, जिस पर शोभा गुस्से में कहती है, सत्यानाश हो! अरे ये किसकी शरारत है? ये चाय का कप मेरा बेटा चीन से लेकर आया था और ये दरवाजा नौकरों ने बंद क्यों नहीं किया? सबके सब काम चोर हो गए हैं। बताओ, इतना महंगा कप तोड़ दिया। शोभा यह बोल ही रही थी कि तभी काजल भी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है। तभी दोनों की नजर दरवाजे से झांकती हुई 4 मासूम आंखों पर पड़ती है, जिनके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और वो इस ताक में अंदर की तरफ झांक रहे थे कि किसी का घर अंदर से इतना खूबसूरत भी हो सकता है। रिंकी और राहुल ने धीरे से एक दूसरे से कहा,
भैया, इन लोगों के पास कितने पैसे हैं? ये लोग बड़े ही आराम से अपनी गेंद खरीद लेंगे, जितना हमने सोची भी नहीं होगी। रिंकी धीरे बोल, अगर वो लोग सुन लेंगे तो हमारी गेंद वापस नहीं करेंगे। वैसे भी अब माँ हमें वापस गेंद नहीं दिलवाने वाली है। अब शोभा और काजल की नजर जैसे ही उन बच्चों पर जाती है तो काजल चिढ़ते हुए कहती है, तुम बच्चों को थोड़ी भी अक्ल नहीं है क्या कि थोड़ा ध्यान से खेलना चाहिए? अरे अगर माँ जी को चोट लग जाती तो? काजल जहाँ बच्चों को डांट रही थी तो वहीं जैसे ही शोभा ने उन दो मासूम बच्चों को देखा तो धीरे से उसने उन्हें अपने पास बुलाया और कहने लगी, आओ बच्चों, मेरे पास आओ। रिंकी राहुल वैसे तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन अपनी गेंद वापस लेने की उम्मीद के साथ वो दोनों अंदर आते हैं और शोभा उन दोनों बच्चों को देखकर ममता भरी आवाज में उन दोनों बच्चों से कहती हैं, तुम दोनों तो बहुत मासूम हो। वैसे कहाँ रहते हो तुम? माँ जी, इन्होंने तो आपका चीन से लाया हुआ कप तोड़ दिया है और आप है कि इनसे प्यार से बात करने लगी हैं। क्या हो गया आपको? अरे भूल गई क्या अपना स्टैंडर्ड? ना जाने क्यों बहू, इन दोनों बच्चों को देखकर मुझे अपने घर का वो सूनापन खाने को दौड़ा है जो अब तक दौड़ा था। ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए मेरे घर में वो खुशियाँ भर गई हो जिससे मैं अब तक वंचित रही हूँ। अब शोभा की ये बातें सुनकर काजल टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना लेती है और अपने मन में कहती है, लो भाई, माँ जी को तो एक ताना मारने के लिए और मिल गया। अब माँ जी मुझे इन बच्चों को देख बांझ होने का एक बार फिर ताना देंगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मन तो कर रहा है इन बच्चों को अभी घर से धक्के मार कर दफा रफा कर दूं, लेकिन मेरी सास है कि इन्हें कुछ ज्यादा ही पुचकार रही है। अब शोभा चाय के साथ रखे हुए बिस्किट उठाकर दोनों बच्चों को खाने के लिए देती है तो वहीं काजल अब उन दोनों गरीब बच्चों की बॉल उठाकर उन्हें वापस कर देती है और कहती है, ये लो अपनी गेंद, चले जाओ यहाँ से और दोबारा ये गेंद ना इस तरफ आनी नहीं चाहिए, वरना सुई मारकर उसे फाड़ दूंगी। काजल की बात सुनकर वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जहाँ काजल का रूखापन खलता तो वहीं उन्हें शोभा का अपनापन बहुत अच्छा लगा था। दोनों ही बच्चे बाहर आते हुए एक दूसरे से कहते हैं, वो दादी कितनी अच्छी थी ना, हमारी दादी से भी ज्यादा अच्छी थी। और तुमने देखा कैसे वो हमें उन्होंने खाने के लिए बिस्कुट भी दिए। हाँ रिंकी तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन वो आंटी कितनी बुरी थी, कितना मेकअप लगाया हुआ था उन्होंने अपने चेहरे पर। अरे मुझे तो उन्हें देखकर ही डर लग रहा था। इतना बोलकर अब दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। रात के समय जहाँ एक तरफ प्रिया इस आस में बैठी हुई थी कि उसका पति और देवर कुछ पैसे कमाकर लाएंगे तो उनके घर में सूना पड़ा हुआ चूल्हा जलेगा, तो वहीं राजीव और उसका भाई विक्रम घर आते हैं और विक्रम के चेहरे पर जहाँ उदासी थी तो वहीं आज राजीव का चेहरा खिला हुआ था। राजीव ने अब प्रिया के हाथ में 100 रुपए थमाते हुए कहा, प्रिया ये लो 100 रुपए मिले हैं आज। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ज्यादा काम कर पाऊं, लेकिन आज ज्यादा काम ही नहीं था। दुनिया में बहुत बेरोजगारी है, अगर मैं ये कमा कर ला पाया तो भी भगवान की गरीमत है। भाभी मुझे माफ करना, मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैं थोड़ा दुबला पतला हूं ना, इसलिए वो मुझे काम नहीं दे रहे। वो मुझे देखकर काम ही नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर मुझे काम करते हुए कुछ हो गया तो उसका हर्जाना कौन भरेगा। आप अपना दिल छोटा क्यों कर रहे हो देवर जी? और वैसे भी आप 12वीं पास है और आपने कई सारी फैक्ट्रियों में काम की बात की, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी नौकरी जल्द ही कहीं लग जाएगी, जिसके बाद आप हमारे घर में सबसे ज्यादा कमाने वाले इंसान बन जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो आप ही हैं। पूरे 12वीं पास हैं आप। जहाँ विक्रम काफी उदास था तो वहीं प्रिया की कही हुई एक मिठास भरी छोटी सी बात ने उसके चेहरे पर खुशी ला दी और उसकी दिन भर की सारी थकान उतार दी। प्रिया ने राजीव के दिए हुए 100 रुपए से ही थोड़े चावल और दाल खरीदी और दाल चावल बनाकर तैयार कर दिया। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर साथ में खाना खा रहा था। असली सुकून तो वही होता है जब पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। दुनिया की सारी दौलत इसके आगे फीकी होती है, और दौलत का क्या, आज नहीं तो कल हमारे पास आ ही जाएगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपके बाजार जाने के लिए प्लेन खरीदूंगी, फिर हम प्लेन में बैठकर बाजार जाना। प्लेन से बाजार थोड़ी ना जाते हैं, गाड़ी से बाजार जाते हैं पागल। नहीं, हम ज्यादा अमीर होंगे ना तो हम तो प्लेन से ही बाजार जाया करेंगे। वैसे भी माँ को बाजार जाने में काफी समय लग जाता है, इसलिए हम प्लेन से बाजार जाएंगे
ताकि जल्दी से सामान खरीद कर वापस घर आ जाएं। दोनों भाई बहन की बातें सुनकर प्रिया और उसके घर में बाकी लोग हंसने लगते हैं। जहां एक तरफ प्रिया के परिवार में गरीबी में भी सब लोग बहुत खुश थे, वहीं दूसरी तरफ शोभा डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने परिवार का रात के खाने का इंतजार कर रही थी। उसका बेटा रात को नाइट क्लब गया हुआ था और बहू भी देर रात तक घर के अंदर आती है। शोभा उसे टोकते हुए कहती है, काजल बेटा, तुम कहाँ गई थी? कम से कम बताना तो चाहिए था। मैं खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम इतनी रात गए घर में आ रही हो। माँ जी, आप ना बूढ़ी हो गई हैं और चीजें भी भूल जाती है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आज किटी पार्टी में जाऊंगी, पर आप हर बार भूल जाती हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। काजल ये बोलकर डाइनिंग टेबल पर अपनी सास के साथ बैठ तो जाती है, लेकिन फोन चलाती रहती है। उसे इतना फोन चलाते हुए देखकर शोभा को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, कोई बात नहीं काजल बेटा, तुम्हें यहाँ बैठकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो। वैसे भी पार्टी में जाने के बाद तो तुम ज्यादा ही थक जाती हो। ठीक है माँ जी, मैंने तो सोचा था यहाँ पर बैठकर फॉर्मेलिटी कर दूं, पर अच्छा है कि मुझे ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। काजल ये बोलकर वहां से चली जाती है और उसके बाद शोभा टेबल पर अकेली रह जाती है। उसके सामने खाने के तरह तरह के पकवान रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो पहला निवाला तोड़कर अपने मुंह में डालने लगती है तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती और उसके हाथ कांपने लगते हैं। आंखों में अचानक ही आंसू भर आते हैं और वो कहती है, क्या फायदा इतना पैसा होने का और इतना भरा पूरा परिवार होने का, जब यहाँ पर रहने के बाद भी मुझे इतना अकेलापन लगता है। इससे अच्छा तो उस गरीब संध्या का परिवार है, जिसके घर में भले ही 2 समय का चूल्हा ना जलता हो, लेकिन हर समय खुशियों की बारिश तो होती है। शोभा के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक अधूरापन उसे हमेशा ही परेशान करता था। तो वहीं संध्या अपने बुढ़ापे को अपने परिवार के साथ बैठकर खुशी खुशी बिता रही थी। लेकिन वक्त ने करवट ली और एक दिन विक्रम और राजीव खुश होते हुए घर आते हैं और प्रिया को बताते हैं, मैं बहुत खुश हूँ प्रिया, आज मुझे जमींदार ने नौकरी दे दी है, महीने में 10,000 रुपए देगा। इससे हम रिंकी और राहुल दोनों को अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकेंगे और हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और भाभी, आप सही कहती थी, मुझे शहर की फैक्ट्री से नौकरी का ऑफर आया है। महीने के 12,000 रुपए देंगे, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है। मैं हर महीने 10,000 रुपए भिजवा दिया करूंगा। ये बात सुनने के बाद प्रिया और संध्या बहुत ज्यादा खुश होती हैं। संध्या भगवान का शुक्रिया अदा करती है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमारी सुन ली। सच में तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। अब हमारे घर में हम कभी भूखे नहीं मरेंगे और प्रिया को इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ शोभा बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसका बेटा राहुल और काजल उसके पास अंदर आते हैं। राहुल ने आते ही शोभा से कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग अलग रहने लगें। हमें बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा। अगर आप चाहें तो ये घर ले सकती हैं और मैं हर महीने आपके खर्चे के लिए पैसे भिजवाता रहूंगा। लेकिन काजल आपके साथ और एडजस्ट नहीं कर पा रही है। ये कैसी बातें कर रहा है राहुल बेटा? तू तो मेरा इकलौता बेटा है। अगर तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके भरोसे जिंदा रहूंगी? माँ, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? वैसे भी राहुल जी तो कुछ ही दिन इंडिया में रहते हैं, ज्यादातर तो वो इंडिया से बाहर ही रहते हैं। तो वैसे भी आप इनके बिना ही रहती हो ना। और रही बात मेरी, तो आप हर दिन मुझे बुरी होने का ताना जो देती रहती हो और वो छोड़ती नहीं। तो रोज एक दूसरे से लड़ाई करने से तो अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। और आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। हम त्योहार पर आपसे मिलने के लिए आते ही रहेंगे। ये सब कुछ तेरा किया धरा है। तू ही मेरे बेटे को भड़का रही है। मैंने तुझे बोला था कि एक दिन तू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी और आज तूने वही किया। शोभा ये बोलकर रोने लगती है, लेकिन राहुल और काजल उसकी एक नहीं सुनते और उसके बाद अपना सामान बांधकर घर छोड़कर चले जाते हैं। अब शोभा अपने बड़े से घर में अकेली पड़ गई थी। इस बात को 1 महीना गुजर गया था। शोभा ना समय से खाना खाती और ना ही अपना ख्याल रखती। एक दिन शोभा ऐसे ही अपने मोहल्ले में टहलने के लिए निकलती है और उसे रिंकी और राहुल खेलते हुए मिलते हैं। वे दोनों उसे देखकर उसके पास आ जाते हैं। क्या बात है दादी, आपको बुखार है क्या? आप तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही हैं। हाँ दादी, क्या हो गया? आप तो उस दिन कितनी ज्यादा खुश लग रही थीं और बिल्कुल चांद की तरह चमक रही थीं। शोभा नन्हे मुन्ने बच्चों के मुंह से जब ये बात सुनती है तो उसकी आंखें भर आती है।
और वो कहती है, चांद दूर से चमकता हुआ सबको चमकीला ही लगता है, लेकिन ये बात सिर्फ चांद जानता है कि उस पर कितने दाग हैं बच्चों। अपने चेहरे की ये मासूमियत और इस मुस्कान को कभी कभी मत खोना। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। दादी, उस दिन आप हमें अपने घर लेकर गई थी। आओ, आज हम आपको अपने घर लेकर चलते हैं। हमारी दादी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। हाँ, और आपकी और हमारी दादी की बहुत जमेगी, क्योंकि आप दोनों की उम्र सेम है ना। आप दोनों अच्छी दोस्त बन जाना। मैं तुम्हारी दादी को जानती हूँ। जब वो अपने पति के साथ रहा करती थी तो एक बार उनके पति बीमार थे और वो मुझसे उधार पैसे मांगने आई थी और मैंने उसे मना कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके घर जाना चाहिए। वो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, हमारी दादी बहुत अच्छी है। आप हमारे साथ चलिए तो। अब शोभा दोनों बच्चों की जिद करने पर संध्या के घर जाती है। संध्या जैसे ही शोभा को देखती है तो उसके पुराने जख्म हरे हो जाते हैं और वो उसे पहचान जाती है और संध्या कहती है, शोभा जी, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम भी बहुत कुछ झेल रही हो, जैसे उस समय मैंने बहुत कुछ झेला था। ये वक्त है कब किसके साथ कैसा रहे कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, जो हो गया उस पर मिट्टी डालो, साथ बैठकर चाय पीते हैं। अरे ऐसे कैसे? रिंकी और राहुल का इतने अच्छे से ख्याल रखा था इन्होंने, और ये आपको भी जानती है माँ। इन्हें सिर्फ चाय पिलाकर थोड़ी भेजेंगे। मैंने आलू प्याज के पराठे बनाए हैं, आप आलू प्याज के पराठे भी खाकर जाइए। हमारा घर आपके अमीर घर जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। शोभा भी गरीब परिवार के अंदर इतना अपनापन देखकर बहुत खुश हो जाती है और भावुक होकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, मुझे लगा था कि तुमने मुझे जीवन की सारी खुशियां ही दे दी, लेकिन अब समझ में आया है कि ऐसी कौन सी खुशी थी जिससे तुमने मुझे आज तक वंचित रखा, और वही खुशी मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। शोभा जो कई दिनों से कुछ खा भी नहीं रही थी, वहीं वो प्रिया के हाथ के 3-3 आलू के पराठे खा जाती है और तब जाकर उसकी आत्मा को तृप्ति होती है और वो कहती है, बेटी, अगर बुरा ना मानो तो मैं कभी कभी तुम्हारे यहाँ खाना खाने के लिए आ जाया करूं। आज मुझे तुम्हारे परिवार के साथ खाना खाकर और समय बिताकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार में ही बैठी हुई हूँ। माँ जी, आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे वो घर आपका है वैसे ये घर भी आपका है। आप जब मर्जी आ सकती हैं। हाँ शोभा जी, ये भी कुछ पूछने वाली बात है। तुम हमारे मोहल्ले में रहती हो और हमारे अपने ही हो, इतना परेशान नहीं होना चाहिए तुम्हें। तुम जब मर्जी यहाँ आ सकती हो। रिंकी और राहुल भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। अब शोभा वहाँ से अपने घर आ जाती है, लेकिन शोभा का वो बड़ा सा घर, वो झूमर, सोफे, एसी, ऐशो आराम का सारा सामान उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा था जो शोभा को उस छोटी सी झोपड़ी में बैठकर महसूस हुई थी। और शोभा ने कहा, जब मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था कि मुझे पैसा चाहिए या सुख, तो मैंने पैसा चुना था। तब मैं बस 10 साल की थी, लेकिन अब समझ में आया कि अगर शायद मैंने उस दिन सुख चुना होता तो शायद मेरी किस्मत कुछ और होती। कभी कभी जिंदगी खुद चलकर हमसे कुछ ऐसे सवाल कर देती है जिसके जवाब हमें सोच समझ कर देने होते हैं। क्या पता उस समय भगवान हमारी किस्मत लिख रहे हो और उन्होंने किसी रूप में आकर हमसे वो सवाल किया हो। इस बड़े से बंगले में भी वो खुशियाँ नहीं हैं जो खुशी मुझे उस छोटी सी झोपड़ी में मिली। शोभा अक्सर ही राहुल और रिंकी को अपने घर पर बुला लिया करती और उनके साथ खेला करती और समय बिताया करती और कभी कभी संध्या के घर भी चली जाया करती। अब धीरे धीरे शोभा प्रिया के घर का खर्चा भी अपने पैसों से चलाने लगती है। एक दिन राहुल और काजल को ये बात पता चलती है तो वो शहर से शोभा से मिलने आते हैं और कहते हैं, ये सब क्या है माँ? आपको क्या जरूरत थी उस गरीब की मदद करने की? उनका ना आपसे खून का रिश्ता है, ना वो आपके कोई दूर के रिश्तेदार हैं, फिर आप उनकी क्यों मदद कर रही हैं? माँ जी, कोई संतान नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया भर में हमारी जायदाद को खर्च कर दो की। राहुल आपको जो पैसे घर चलाने के लिए देते हैं, इस घर की साफ सफाई के लिए, नौकरों को तनख्वाह देने के लिए करते हैं। वो पैसे आप उस प्रिया को दे देती हैं। अरे कम से कम उसे नौकरानी के तौर पर इस घर में काम के लिए ही तो लगा लेती। बस करो, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकबक। अब मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि इस घर में कोई अमीर आकर रहे या कोई गरीब।
क्योंकि मैं जान गई हूँ कि ये बड़े से अमीर घर में वो खुशियाँ नहीं है जो इस छोटी सी झोपड़ी में है। मैं इतना भी जानती हूँ कि वो लोग मेरे तुमसे ज्यादा अपने हैं। तुम लोग तो बिना मेरे परवाह के मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अगर तुम मुझे घर से निकाल भी दोगे तो वो गरीब परिवार मुझे अपनाएगा और गले से लगाएगा। ये फर्क है हम अमीर और उन गरीबों में। माँ, ऐसा नहीं है। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बिजी इतना रहता हूँ और गांव में रहने पर शहर का काम संभालना मुश्किल हो रहा था, और आपको शहर ले जाता तो आप वहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाती, इसीलिए आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ा। शोभा किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और राहुल और काजल फिर से अपना सामान बांधकर शहर चले जाते और उसके बाद वापस पलट कर कभी नहीं आते। शोभा के दिल के दुख को समझती थी और वो उसे अपने पास अपने साथ रख लेती हैं, जिसके बाद शोभा को अपने जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं होती।